अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। क्या पाकिस्तान ने माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ मिलने वाली काबिल अमल इंटेलिजेंस ज़ाया होने दी? CIA के एक साबिक एहलकार के इंकशाफात शामिल हैं आज के शो में। प्रोग्राम में हम और भी बहुत कुछ लेकर आए हैं। शुरू करते हैं व्यू 360। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अमरीकी कांग्रेस क्या कर सकती है? Here is a Muslim population that is clearly being persecuted. दिल्ली में उर्दू खताती के फन को जिंदा रखने वाले एक हुनरमंद से मुलाकात। देखो जी, अब जो भी काम आता है इसके ताल्लुक से मैं कोई काम वापस नहीं करता। In the Quran it says. और मलिका विक्टोरिया की अपने मुसलमान मुलाजिम से दोस्ती की कहानी। She had some Indian servants who cooked for her. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा रेक्स टिलरसन ने म्यांमार की फ़ौजी क़यादत पर जोर दिया है कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई ख़त्म करे। म्यांमार के फ़ौज के सरबराह से बज़रिया फ़ोन बात करते हुए सेक्रेटरी टिलरसन ने इस बहरान पर तशवीश का इजहार किया और मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाने और पनाह गज़ीनों को वतन वापस लाने पर जोर दिया। नीलोफर मुग़ल इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नीलोफर, कांग्रेस इस मामले में किन एक्शंस पर गौर कर रही है? जी सारा, यहाँ अमरीकी कांग्रेस म्यांमार की हुकूमत के ख़िलाफ़ उन पर दबाव बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने के लिए एक बिल पर गौर कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो रोहिंग्या के हुकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन हैं उनका कहना है कि इस सिलसिले में फ़ौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और अगर वाइट हाउस की जानिब से कोई सदारती हुक्मनामा सामने आता है तो इसके दूररस नताइज जो है वो मुरतब हो सकते हैं। मज़ीद जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रोहिंग्या पर दहशतनाक मज़ालिम, हज़ारों का कत्ल, जिनसी ज़्यादती या उनका अपनी जानें बचाने के लिए भागने पर मजबूर होना, अमरीकी कानून साजों का कहना है कि इसे बंद किया जाए। मुझे ये बताने दीजिए कि ये मेरे लिए कितना तकलीफ देह है। अगर वो किसी तीसरी पार्टी के मुबसरीन को रोहिंग्या की सूरत हाल जानने के लिए इस इलाके में जाने नहीं देते तो हम इस मुल्क को अमरीकी पैसा क्यों भेज रहे हैं? डरबन ने रोहिंग्या पर मुजालिम की मजम्मत के लिए दूसरे सेनेटर्स के साथ मिलकर अमरीकी सेनेट में एक करारदाद पेश की है। वो कहते हैं कि आंग सान सूची को इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए, लेकिन सेनेट में अक्सरियती रहनुमा मिच मैकोनेल का कहना है कि सूची पर दबाव बढ़ाने में बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। मैं इस पर दबाव बढ़ाने के लिए किसी करारदाद के हक में नहीं। मेरे ख्याल में वो म्यांमार में मौजूद सूरत हाल को तब्दील करने के लिए एक बड़ी उम्मीद है। जहां अमरीकी कांग्रेस एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में है जिससे म्यांमार के जमहूरी निज़ाम का तसलसल मुतासिर न हो, इसके सामने म्यांमार की हुकूमत पर पाबंदियां आयद करने के तमाम ऑप्शन खुले हैं। हमारी कांग्रेस के अरकान के साथ बातचीत बहुत मुफीद रही। हम और सेनेटर्स, कांग्रेस और इंतजामिया पर बर्मी हुकूमत के कमांडर्स और फौजी बिजनेसेस पर पाबंदियां आयद करने के लिए जोर दे रहे हैं। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर द रोहिंग्या से मुंसलिक साइमन बेलिनेस की राय में अमेरिका में रोहिंग्यास के मामले पर सियासी वाबस्तगियों से हटकर इत्तेफाक राय पाया जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी मुस्लिम सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि म्यांमार की फौज की फंडिंग में कमी लाना बहुत जरूरी है। फौजी इमदाद न देने के साथ साथ हमें ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि उनके साथ किसी किस्म का माली लेन देन ना हो और उनकी मसनूआत को फरोग ना दिया जाए। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक अमेरिका का इस वक्त अंदरूनी माहौल भी रोहिंग्या मुसलमानों के इशू पर बातचीत के लिए साजगार नहीं। अमेरिकी कांग्रेस में इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों में से एक का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया सही समत में है। सदर और इनकी टीम रेक्स टिलरसन इस मामले में जो कुछ हो रहा है समझ रहे हैं और हमें इसकी तायीद करनी चाहिए। और दुनिया इस वक्त इस मामले में अमेरिका की क़यादत की तरफ देख रही है। और दूसरी जानिब अमरीकी यहूदी मजहबी रहनुमा इसराइल पर जोर दे रहे हैं कि वो म्यांमार की हुकूमत को हथियार बेचना बंद कर दे। म्यांमार की हुकूमत रोहिंग्या के ख़िलाफ़ मुबैना मज़ालिम और या नस्लकुशी की वो मज़म्मत करते हैं, बल्कि वो इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि फ़ौज जो भी इक़दाम कर रही है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कर रही है और मुसलमानों के बहुत से इलाके महफूज हैं। जी सारा। नीलोफर मुग़ल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू नीलोफर। और CIA के एक साबिक एहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि अमेरिका से दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल अमल इंटेलिजेंस मिलने के बावजूद पाकिस्तान में माजी में उस पर अमल नहीं किया। बज़रिया स्काइप बात करते हुए साबिक एहलकार का मजीद कहना था कि अगर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ना बदली तो ट्रंप इंतज़ामिया के पास उसकी हदूद में ड्रोन हमलों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचती। एक तवील अरसे तक अफगान और अमेरिका के हसास इदारे NDS और CIA पाकिस्तान की ISI को तालिबान के नाम और पते बताते रहे ताकि वो उन्हें गिरफ्तार करें, मगर कुछ नहीं होता था।
बज़ाहिर तो पाकिस्तानी हुकाम अपने बयानात में ऐसे अनासर के नामों का मुतालबा करते हैं, मगर हकीकत में इनके बारे में कुछ नहीं करते। जब तक पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जारी रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पास हकीकी मानों में यही एक ऑप्शन रह जाती है। बहुत अच्छा होगा अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तब्दील करे, मगर ये तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की आला क़यादत इन ग्रोहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना छोड़ नहीं देती। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी के तहत अस्करियत पसंदों को अफगानिस्तान में हमले करने और पाकिस्तान में छुपने की इजाज़त दी जाती है। जब तक ये सोच तब्दील नहीं होती, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात नहीं कि वो ऐसी तब्दीली ला सकें। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि CIA अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल में इजाफा करने पर गौर कर रही है। इसी मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू व्यू 360। पाकिस्तानी क़यादत हालिया दिनों में कई मरतबा ये कह चुकी है कि अगर अफगानिस्तान और अमेरिका के पास पाकिस्तान में दहशतगर्दों से मुतल्लिक़ काबिल अमल इंटेलिजेंस है तो पाकिस्तान भी उस पर एक्ट करने को तैयार है। CIA के साबिक़ एहलकार कहते हैं कि ऐसा होता नहीं। आपने अपने तजर्बे में क्या देखा है? बात यह है कि ये जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसकी ये बातचीत करते हैं, चूंकि मुझे इसके साथ तजुर्बा है, मैं 2003 से 2006 तक मैं डिफेंस अटैचे था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के सफारत खाने में। तो जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस होता था वो मेरे जरिए ही आगे पाकिस्तान को भेजा जाता था। उसके ऊपर फिर ट्राइपार्टाइट मीटिंग में, अभी जो मीटिंग होती थी उसके अंदर इसके ऊपर बहस होती थी और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ देता था। तो ज्यादातर ये जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, काबिल अमल जो इस्तख़बाराती क्या नाम है, लैंग्वेज में है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर ये होता था कि या तो वो बहुत वेग होती थी, या उसका टाइम गुजर चुका होता था, या बिल्कुल सरासर गलत होती थी। क्योंकि जो भी उनको पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन दे रहा होता था वो पैसे लेते हैं वो लोग कई दफ़ा वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे के वो पैसे ले लेते थे। पाकिस्तान ने कई दफ़ा एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है और आपने देखा कि काफ़ी सरकर्दा जो लीडरान हैं अलकायदा के, जिसमें अलशीब है, अल-लिबी था, रमजी यूसुफ है, खालिद शेख मोहम्मद है, तालिबान का मुला बिरादर है, ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस के जरिए ही ये लोगों को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया। इस तरह और भी बहुत नाम है, अगर आप इन गौर करें तो ये अमेरिका के हवाले किए गए। हाँ, अफगान जो थे वो अमेरिका के हवाले कुछ हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। जैसे बिरादर जो था वो पाकिस्तान ने उसको अपनी तहवील में ही रखा। तो ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल एक्शनेबल इंटेलिजेंस आता था और उसके ऊपर पाकिस्तान अमल नहीं करता था। और कई जगहों पे ऐसी इंफॉर्मेशन, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि CIA अफगानिस्तान में ड्रोन का जो स्कोप है उसको बढ़ाने पर गौर करी है। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स ना हो, इसके लिए पाकिस्तान अमेरिका को कैसे एतमाद में ले सकता है? क्योंकि माजी में तो पाकिस्तान की हदूद में हुए हैं, आगे ऐसा कैसे होने से रोका जाए? देखिए, ये तो अमेरिका की जो ड्रोन पॉलिसी है वो सरासर जो है वो फेलियर है। जितने भी इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं, अगर उससे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में या वहाँ पर जो मुजाहिमत है उसमें अगर कोई कमी आई है तो फिर तो ड्रोन हमला कामयाब है, आप करते रहें। लेकिन ये उससे आयरॉनिकल बात ये है कि 2011 तक ये ड्रोन पाकिस्तान में बेस्ड थे, शमसी एयर बेस पे थे और ये उड़ते थे और पाकिस्तान के इलाके में ये हमले करते थे। कई जगहों पे इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा की। जैसे TTP का जो लीडर सबसे पहले था, 2004 में पहले हमला आया नेक मोहम्मद के ऊपर, वो पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार था और पाकिस्तान वहां पर फौजी ऑपरेशन के लिए वो कह रहा था कि मैं मुकम्मल ताउन पेश करूंगा, जिसमें उन्होंने उसको अमेरिका ने बगैर पाकिस्तान को बताए हुए उसको ड्रोन हमले में मार दिया। जब उसको मार दिया तो जो उसके सक्सेसर्स थे, बैतुल्लाह मसूद हो गया, बाद में हकीमुल्लाह मसूद हो गया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ज़वाबित बंद कर दिए और पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर आई। तो इस तरह अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी तो जब पाकिस्तान ने खुद बेस दी, जब पाकिस्तान ने खुद शमसी बेस दी अमेरिका को, तो क्या ग्राउंड पे पाकिस्तान के पास बचती हैं एतराज़ करने के लिए कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपने ऑपरेशन किया है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की हुदूद में दहशतगर्दी बढ़ गई है? बिल्कुल, ये मतलब है कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने इसकी इजाज़त दी थी, उन्होंने बिल्कुल फ्लॉड पॉलिसी थी, वो अमेरिका के दबाव में आ गए थे, उनके फिशार में आ गए थे और उन्होंने ये बेसिस वहाँ पर दिए थे। और ये पाकिस्तान के जो दूसरी आर्मी चीफ थे उन्होंने भी इसको कंडोन किया और इसी तरह चलते रहे।
जिसकी वजह से अगर आपने देखा 2004 में पाकिस्तान में ये जो है दहशत गर्दी शुरू हुई और ये सलाला तक जब पाकिस्तान ने शमसी एयरबेस बंद करा दी अमेरिका के लिए, तो बेतहाशा पाकिस्तान में दहशत गर्दी इन ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ती गई। अच्छा, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की फ्लॉड पॉलिसी थी। अच्छा, नैरेटिव के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी। जो अमरीकी खातून केटलिन कोलमैन बाजियाब कराई गई अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने इंटरव्यू दिया है टोरंटो स्टार को, एक कैनेडियन अखबार को, और उन्होंने कहा कि 5 साल में जो वो अगवा रही उसमें कई मरतबा उनको और उनके ख़ानदान को पाकिस्तान भी लाया गया। वो क्रॉस कई मरतबा करते रहे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो इस दफ़ा क्रॉस बस कर रहे थे तो ये ऑपरेशन हुआ। वो खातून कहती हैं कि आखिरी साल उन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तान में ही गुजारा। तो ये नैरेटिव में हमें डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है इतना ज़्यादा, और कौन दुरुस्त है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इन खातून ने जो बात की है उसमें सदाकत हो सकती है, और वो इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर देखें तो ऐसी जगह हैं जिधर गांव जो है वो कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है। लोगों की ज़मीन अफगानिस्तान में है, उनके घर पाकिस्तान में है। जो ड्यूरेंट लाइन को अगर आप जिस तरीके से ये अंग्रेज ने 1893 में ये लाइन ड्रॉ की थी, तो उसमें कई एरिया डिवाइडेड हैं। तो वहाँ पर ये ऐसे दुश्वार गुजार इलाका है, वहाँ पर कुछ पता नहीं चलता है कि आप पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान में हैं। तो आपके ख्याल में 5 साल में आपके ख्याल में 5 साल में कोई ऐसा मौका नहीं बना होगा जब पाकिस्तान को ऐसी इंटेलिजेंस मिली हो कि ये लोग यहाँ मौजूद हैं? अगर वो 5 साल में कई मरतबा आए हैं तो व्हाई डिड इट टेक 5 years? मेरे ख्याल में नहीं पता होगा पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान में आ गए हैं। आप 2 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, कोई पता नहीं चलता है क्या है। इस तरह अफगानिस्तान में आप 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर चले जाएं, कई कई जगहों पे ऐसे मीलों मील इलाके हैं जिधर कोई मिलिट्री पोस्ट अफगानिस्तान की साइड पे नहीं है, पाकिस्तान की साइड पे नहीं है, और वहाँ पर आपको कोई पता नहीं चलता है कि अफगानिस्तान किधर शुरू होता है, पाकिस्तान किधर शुरू होता है। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और जो मालूमात आपने हमें दी, वी रियली अप्रिशिएट दिस। और अफगानिस्तान में 5 साल तक तालिबान की कैद में रहने वाले अमरीकी फ़ौजी बो बर्गडॉल को अमरीका में उम्र कैद का सामना हो सकता है। बर्गडॉल को 2014 में 5 तालिबान कैदियों के बदले रिहा करवाया गया था। फ़ौजी अदालत में वो ये तस्लीम कर चुका है कि उसने 2009 में अफ़गान सूबे पक्तिया की एक फ़ौजी चौकी छोड़कर अपने फ़राइज़ की अदायगी से इन्हराफ किया और अपने साथियों को ख़तरे में डाला। उसकी तलाश के मिशंस में शामिल कम अज़ कम 2 फ़ौजियों का करियर ज़ख्मों के बायस ख़त्म हो गया। बर्गडॉल का कहना है कि वो एक करीबी फ़ौजी अड्डे पर अपने अफसर की शिकायत लगाने जा रहा था कि रास्ता भूलकर तालिबान के हत्थे चढ़ गया। तवक्को की जा रही है कि इस मुकदमे का फैसला अगले हफ्ते तक सामने आ जाएगा। और बलूचिस्तान में 3 रोज़ से सहाफ़ियों पर हमले जारी हैं और अखबारात की तरसील बंद है। इसकी तफसीलात समेत दुनिया भर से अहम खबरें पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फीचर्स और वीडियो रिपोर्ट्स भी आपके लिए मौजूद होती हैं। और आज के शो में हम आपको दिल्ली के उर्दू बाज़ार लेकर जाएंगे और उसके अलावा आप देख सकेंगे दोस्ती की एक बेमिसाल कहानी जिसके ताने बाने भारत, पाकिस्तान और इंग्लिस्तान 3 मुल्कों में मिलते हैं। लेकिन पहले हम देखेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 4 अप्रैल को शाम में होने वाले कीमियाई हमले की जिम्मेदार सदर बशारुल असद की हुकूमत है। सिक्योरिटी काउंसिल को पेश की जाने वाली इस तहकीकात की रिपोर्ट के मुताबिक हमला एक फजाई बम की मदद से किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने मुल्क के नायब वज़ीर आज़म और 4 सेनेटर्स को उनके ओहदों के लिए नाअहल करार दे दिया है। कोर्ट के मुताबिक बरतानवी, न्यूजीलैंड और कैनेडियन शहरियत रखने वाले ये मेंबर्स दोहरी शहरियत होने की वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं थे। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में आतिशबाजी की एक फैक्ट्री में लगने वाली आग से मरने वालों की तादाद 47 हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट्री का दौरा किया। हादसे की वजूहात का तयन अभी नहीं किया जा सका। 45वें टोक्यो मोटर शो में हिफाजती टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बनाई गई कारों को नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया है। इनमें ऐसी कारें भी हैं जिनके एयरबैग गाड़ी से बाहर हैं, जो पार्किंग की जगह के मुताबिक अपने साइज को कम या ज्यादा करने की सलाहियत रखती है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुग़लिया शान और शौकत के आसार आज भी नजर आते हैं। कभी इस शहर में उर्दू खत्ताती का फ़न मुमताज़ घरानों की सरपरस्ती में परवान चढ़ता था, लेकिन फिर वक्त बदला, डिजिटल प्रिंटिंग आई और बहुत से कातिबों को अपना पेशा छोड़ना पड़ा। रितुल जोशी आज हमें मिलवा रही हैं दिल्ली के उर्दू बाज़ार के आखिरी कातिबों में से एक से, जो इस ज़ुबान में खत्ताती को जिंदा रखने में मसरूफ़ है। पुरानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के साथ वाक़े उर्दू बाज़ार। एक वक्त था जब इस बाज़ार में लोग ख़ास तौर से उर्दू खुशखती के फ़नकारों को ढूंढते हुए आते थे।
آج بہت ڈھونڈنے کے بعد بازار کے ایک کونے میں یہاں کے آخری کاتبوں میں سے ایک محمد غالب نظر آتے ہیں۔ پچھلے 35 سال میں محمد غالب نے اپنے پیشے کو دھیرے دھیرے سمٹتے دیکھا ہے۔ پہلے کمپیوٹر سے ڈیزائن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلاگ بنتے تھے۔ ایک تو بلاگ والوں کا کام ختم ہوا، جو گھر پہ اپنے کام کرنے والے تھے، کتابیں لکھنے والے اخبارات میں، وہ بیچارے بالکل کچھ نے کمپیوٹر سیکھ لیا، کسی نے کچھ اور کاروبار بدل دیا۔ خوش خطی یا کیلیگرافی پہلے پبلشنگ انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی تھی۔ کتابوں سے لے کر اخباروں تک کا چھپنا کاتب کے بغیر ناممکن تھا۔ غالب جیسے کاتبوں کے پاس کام اور قدردان دونوں کی ہی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج حالات بالکل الٹ ہیں۔ دیکھو جی، اب جو بھی کام آتا ہے اس کے تعلق سے میں کوئی کام واپس نہیں کرتا۔ جیسے کوئی ڈیزائن میں نکاح میں سنوانا لکھوانے آیا تو ڈیزائن سے بنا دیا کام۔ اب یہ دعوت والی میں لکھا ہوا ہے، اس نے تھیلے۔ نئے زمانے کی دوڑ میں شامل محمد غالب کا بیٹا والد کا ہنر سیکھنے سے انکار کر چکا ہے، لیکن خوشخطی کے قدردان ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ انگلش میں تو میں جانتا تھا کیلیگرافی کرنا، بٹ آئی ایم اسٹڈنگ اردو۔ دیکھا ہے میں نے، نظر پڑی ایک دن کی کاتب صاحب ہیں، یہ کتابت کرتے ہیں۔ جب بھی میں آتا ہوں تو یہ مجھے کافی کچھ ٹپس بتاتے ہیں اور میں سیکھ کے جاتا ہوں۔ محمد غالب جانتے ہیں کہ آج ان کا مقابلہ صرف نئی ٹیکنالوجی سے ہی نہیں بلکہ بڑھتی عمر سے بھی ہے۔ آدمی ایسے بیٹھا رہتا، نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اب جیسے میری نظر کمزور ہو چکی ہے، یہ کھچاؤ سے دکھتے ہیں نا، کھچاؤ ہے۔ اب ڈاکٹر لوگ کو بتلاؤ تو کہتے ہیں کام بند کر تو صحیح ہو جاؤ گے، ایکسرسائز کرو۔ میں چھوڑو، جب تک چل رہا ہے چلائیں گے۔ یہ فن کا جنون ہی ہے جو انہیں قلم چھوڑنے سے روکے ہوئے ہے۔ کاتب کی قلم کی جگہ کمپیوٹرز نے لے لی ہے اور فن کا مقابلہ فونٹ سے ہے۔ ڈر بس اسی بات کا ہے کہ جامع مسجد کے مشہور کاتبوں کا ہنر صرف ایک تاریخی افسانہ بن کر ہی نہ رہ جائے۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔ اور تاریخ کے دریچوں سے نکل کر ملکہ برطانیہ کوئین وکٹوریہ اور ان کے ملازم عبدالکریم کی کہانی سینما گھروں میں پہنچ گئی ہے۔ عبدالکریم 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان سے بطور تحفہ بھیجے گئے ایک ملازم تھے، لیکن ملکہ سے ان کا کتنا گہرا تعلق بن گیا، اس پر سے پردہ اٹھایا برطانوی مصنفہ شبانی باسو نے۔ فلم وکٹوریہ اینڈ عبدل انہی کی کتاب پر مبنی ہے۔ اس غیر معمولی رشتے کی کہانی شبانی کو کہاں سے کہاں لے گئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ We are here for a greater purpose. In the Quran it says, we are here for the good of others. The Quran. کوئین وکٹوریہ کی اپنے ہندوستانی ملازم عبدالکریم سے دوستی کی داستان آج سینما گھروں کی زینت ہے، اگرچہ شاہی خاندان نے اس کے نشانات مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مصنفہ شبانی باسو برطانیہ میں کری یا سالن کی مقبولیت پر تحقیق کر رہی تھیں کہ انہیں اس کہانی کا سراغ ملا۔ What is garam masala? It is what you put into the sauce. I've never tasted. I knew that Queen Victoria actually liked, unhe bahut pasand tha curries, and that she had some Indian servants who cooked for her. I went to Osborne House, jo Isle of Wight mein ek holiday home thi Queen Victoria's, اور وہاں ایک کوریڈور ہے جو ہے انڈین کوریڈور کہتے ہیں اسے، اینڈ ایک پورٹریٹ تھی وہاں اور وہ ہے عبدالکریم، اینڈ آئی سیڈ ہی ڈزنٹ لک لائک اے سرونٹ، اس میں کچھ ہے جو آئی شوڈ فالو اپ۔ برطانوی شاہی خاندان کے تاریخی ہندوستان جرنل سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کو بھی پہلی نظر میں ہی عبدالکریم میں کچھ خاص نظر آیا۔ عبدالکریم کا ڈسکرپشن ہے that he is a fine fair countenance۔ جلد ہی 24 سال کے عبدالکریم نے 68 سالہ ملکہ کے استاد اور پھر ایک قریبی دوست کا درجہ حاصل کر لیا۔ انہوں نے ملکہ کو نہ صرف اردو لکھنا سکھائی بلکہ ہندوستان کے معاملات پر ان کی رہنمائی بھی کی۔ کہتے ہیں کہ مسلمز آر اے مائنورٹی، ان کا ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے پروونشل اسمبلیز میں، اور کوئین وکٹوریہ وائس رائے کو لکھتی ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ about the Muslim minorities, کہ Muslims are our most faithful subjects۔ 14 سال طویل اس ساتھ کے دوران ملکہ نے عبدالکریم کو دولت اور عزت دونوں سے نوازا اور ان کے ساتھ بہت سا وقت تنہا بھی بتایا، لیکن 1901 میں ملکہ کے انتقال کے ساتھ ہی شاہی خاندان نے وکٹوریہ اور عبدل کے درمیان ہوئی تمام خط و کتابت جلانے کا حکم دے کر عبدالکریم کو ہندوستان واپس بھیج دیا۔ 1947 میں تقسیم ہند نے عبدل کی کہانی اور ان کے خاندان کے مزید ٹکڑے کر دیے، جنہیں جوڑنے کی کوشش میں شبانی 2006 میں لندن سے آگرہ گئیں۔ 3 دن لگے مجھے آگرہ کے سارے گریو یارڈز میں سے ڈھونڈ کے عبدالکریم گریو کو نکالنے، لیکن عبدالکریم کے خاندان کا آگرہ میں کوئی پتہ نہ ملا۔
4 साल बाद विक्टोरिया एंड अब्दुल की इशात के 10वें रोज ही बेंगलोर से अब्दुल करीम के रिश्तेदारों ने शरबानी से राब्ता किया और उन्हें उस डायरी के बारे में बताया जो अब्दुल करीम बरतानवी शाही खानदान से छुपाकर हिंदुस्तान ले आए थे। ये डायरी अब कराची में थी। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट था बिकॉज इससे ना ये पूरा जो कहानी जो शुरू हुई थी आगरा से ये कंप्लीट हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इनका वॉइस है, ये इनके थॉट्स है। इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है बॉर्डर के दोनों पार और इवन इंग्लैंड में भी? दोस्ती है एक मेन एलिमेंट, और दूसरी ये है कि आजकल जो माहौल है ये इस्लामोफोबिया का माहौल है, ये इतना एलियन कल्चर नहीं है। क्वीन विक्टोरिया ने भी उर्दू सीखा था, सो यू नो इंस्पायर अ फ्यू पीपल। Now he is my friend. I haven't been as happy as this for years. और विक्टोरिया एंड अब्दुल बुक स्टोर्स में मौजूद है, तो अगर आपकी दिलचस्पी पैदा हुई है तो आप इजीली ये कहानी पढ़ भी सकते हैं। और अफ़गान जंग ने बच्चों की ज़िंदगी कैसे बदली है, इस बारे में एंजेलिना जोली ने एक एनिमेटेड फिल्म द ब्रेड विनर प्रोड्यूस की है। वाशिंगटन के कैनेडियन सफारत खाने में जब फिल्म की नुमाइश की गई तो अफ़गान खातून अव्वल रोला गनी भी वहाँ मौजूद थी। द ब्रेड विनर की कहानी 11 साला परवाना के गिर्द घूमती है जो अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में बड़ी हो रही है। ये वो ज़माना था जब अफगान ख़वातीन को महरम के बिना घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी। जब परवाना के वालिद को एक झूठे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो लड़के का भेस बदल कर अपने ख़ानदान का बोझ उठाने का फ़ैसला करती है। अफ़गान खातून अव्वल रोला गनी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए माशरे की तल्ख़ हकीकतें भी सामने लाई गई हैं। अगरचे अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत कुछ होता रहता है जो कभी दुरुस्त होता है और कभी उसका कोई ताल्लुक अफगानिस्तान से नहीं होता। ये कार्टून फिल्म है लेकिन इसमें सच्चाई है। इससे मेरे अज़्म की तस्दीक होती है कि तालीम ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये लड़की पढ़ सकती थी, इसीलिए अपने ख़ानदान की मदद कर पाई। और बड़े बड़े मसाइल को उजागर करने में फिल्म्स का बहुत अहम किरदार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिल्म और म्यूजिक की दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, देखते हैं हॉलीवुड हाइलाइट्स में। हार्वी वाइनस्टीन, रॉब प्राइस और अब जेम्स टोबैक, हॉलीवुड का तीसरा सेक्सुअल हरासमेंट स्कैंडल। इस हफ्ते तकरीबन 38 खवातीन ने राइटर डायरेक्टर जेम्स टोबैक पर जिनसी हिरास का इल्जाम लगाया, जिनमें ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस जूलियन मूर भी शामिल हैं। हॉलीवुड के सबसे बड़े हरासमेंट स्कैंडल में अब तक 200 से भी ज्यादा खवातीन सामने आ चुकी हैं। अमेरिका में एक के बाद एक तबाहकुन तूफानों से मुतासिर होने वालों की मदद के लिए टेक्सास में ऑर्गेनाइज किया गया वन अमेरिका अपील कॉन्सर्ट, जिसमें 5 साबिक सदूर एक साथ शामिल हुए। इस कॉन्सर्ट में लेडी गागा समेत कई आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया। वन अमेरिका अपील से अब तक तकरीबन $3.5 करोड़ इकट्ठे किए जा चुके हैं। 9 नवंबर को म्यूजिक वर्ल्ड के स्टार्स कर रहे हैं बैंड टुगेदर, एक कॉन्सर्ट जिसमें मेटालिका, डेव मैथ्यूज और रैपर G-Eazy परफॉर्म करेंगे उनके लिए जिन्होंने कैलिफोर्निया में भड़कने वाली आग में अपने घरों और प्यारों को खो दिया। कॉन्सर्ट 9 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में होगा। शुचि जैन, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu और हमारा ट्विटर हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, पीर को आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। Well, my day is generally very, very packed. I generally think about what I have to do over the next 15 or 16 hours that I'll be at work. And I also think about the surprises
that my field of science and medicine often have waiting for me. Well, there's no doubt, if you look at the history of public and global health, vaccines are one of the, if not the most important intervention that has ever been developed for any public health issue. Now, West Nile virus was never in the United States till 1999. It was in the West Nile area of Africa and in the Middle East, and it came over to the United States, likely through a mosquito or a bird or a person who was infected. And we had a few cases for the first couple of years, and then we had an outbreak a couple of years after it arrived, and now it's endemic at a low level in the United States. It isn't a major public health threat, but it is enough of an issue that we get enough cases each year, and that's the reason why we have to have good mosquito control. We tried to make a vaccine and would have made a vaccine for West Nile years ago, but we couldn't find a pharmaceutical company that was interested in partnering with us. What people need to understand about Zika, it's important to protect pregnant women. It is likely that Zika was in Africa and in Southeast Asia for decades and decades before we had the first recognized outbreak. In the United States, we have close to 700 already travel-related cases. We've had local outbreaks of dengue and chikungunya in Florida and in Texas, and we've been able to successfully contain it. I believe we need to do the same thing, and will do the same thing, with Zika. I work 7 days a week, and I've been doing that for a very long period of time. I don't really relax much, so I'm a proud workaholic. That's what I do right now. The challenges are too many. I watch my diet reasonably well. I'm about the same weight that I was when I graduated high school, and that was a very long time ago. I like to run. So I'm a runner. I've been running for many years. I've run several marathons, many 10Ks, and I continue to make sure that I every day do something that is exercise related. I think I have a very good sense of humor, and I laugh at a lot of things. I think just the surprises in life, the things that you don't know whether to laugh or cry because it's so ridiculous, those are the kind of things that make me laugh. The hope that I have for the discipline for which I'm responsible in infectious diseases is the elimination of those diseases that are controllable. I want to see the elimination of polio. I want to see HIV no longer be an epidemic and pandemic as we know it. I want to see an era of the end of AIDS. I don't think we'll ever be able to completely eliminate infectious disease. That's unreasonable, but we can do a lot more to alleviate the suffering associated with infectious diseases. Signs of fall are everywhere in the Delaware Water Gap National Recreation Area in northeastern Pennsylvania. National Parks traveler Micah Meyer was glad to take advantage of its many seasonal attractions. I'm surrounded by native rhododendrons, and come late spring, they will bloom in purple, magenta, and pink colors. Walkways and bridges guide visitors through a changing landscape of fallen leaves and swollen creeks to the park's many spectacular waterfalls. On the morning Micah visited, they were especially powerful, following a day of heavy rainfall. In this section of the park, called Child's Play, there are a number of bridges that crisscross waterfalls, all within an easy 3-kilometer loop. The 283 square kilometer park spans the border of the northeastern states of New Jersey and Pennsylvania and offers spectacular views of the Delaware River and beyond. Julie Tabo, VOA News, Washington.